नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और ग्राम समाज विकास का जो सिलेबस है उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम लगातार क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं और इस क्रम में आप 6th सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 9 सितंबर 2021 में किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया? तो ये किस मंत्रालय ने किया है? ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना एवं वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2021 से ये जो जन योजना अभियान है वो प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए जो ग्राम सभाएं बनाई गई हैं उनकी बैठकें आयोजित की जाएंगी। ठीक है, SC, ST और महिला या समाज के जो भी वंचित वर्ग हैं या कमज़ोर वर्ग हैं उनकी अधिकतम भागीदारी इन ग्राम सभाओं में सुनिश्चित हो, इस अभियान के तहत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसमें एक वर्ड आया है ग्राम सभा डैशबोर्ड। ग्राम सभा डैशबोर्ड क्या है? ये जो ग्राम सभा डैशबोर्ड है ये ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति की बैठक, इसके अलावा जो निर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनकी बैठक के माध्यम से जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला, इनकी भागीदारी इन ग्राम सभाओं में बढ़ाने का प्रयास इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, पंचायत विकास योजना का उद्देश्य प्रभावी ग्राम सभा में जो भी ग्राम सभा चल रही है, प्रचलित है, उस प्रभावी ग्राम सभा में DAY-NRLM, ठीक है, DAY-NRLM क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो DAY-NRLM के अंतर्गत पंचायतों के जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उनका प्रमुख उद्देश्य होगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली जो महिलाएं होती हैं, यानी जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उनकी भूमिका को ग्राम पंचायतों में अधिक मजबूत करना, अधिक सशक्त करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये कब मनाया जाएगा? ये 15 नवंबर को मनाया जाया करेगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की जो घोषणा की है, इसको कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। अब इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है उसको देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को मनाने के लिए नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, यानी ये किसके परिप्रेक्ष्य में मनाया जाएगा? जो भी हमारे पुराने समय में जो भी आदिवासी थे जिन्होंने लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की, ठीक है, तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को उन्हीं की मेमोरी के रूप में जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, राष्ट्रीय गौरव, वीरता और आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासी के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आदिवासी आंदोलन किए। इन आदिवासी समुदायों में अगर इन कम्युनिटीज़ की बात करें तो उसमें कौन कौन से प्रमुख समुदाय थे? जैसे तामार हो गया, संथाल हो गया, खासी हो गया, भील हो गया, मिज़ो हो गया, कोल हो गया। ठीक है, इन सभी वर्गों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो है काफ़ी संघर्ष किए थे। अब इसमें एक चैप्टर जो था जिसमें हम कह सकते हैं आंदोलनों से जुड़ा हुआ जो चैप्टर था, कृषक आंदोलन कह सकते हैं, या जिनको जनजातीय आंदोलनों के रूप में जो आंदोलन थे उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, जिसके बारे में इन सभी वर्गों के बारे में हम पृथक से बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा रांची में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा जो 15 नवंबर है, जिस दिन को यह जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की जो मंजूरी मिली है, ये जो 15 नवंबर है ये बिरसा मुंडा की जयंती भी है। ठीक है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदायों का भगवान के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है।
थर्ड क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश से हुई है। अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। इस योजना को पहली बार कहाँ लागू किया गया था? इस योजना को सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा लागू किया गया था, और तेलंगाना सरकार ने जब इस योजना को लागू किया था तो इसका जो नाम था वो था रायथू बंधु योजना। क्या था? रायथू बंधु योजना, जहां एक निश्चित राशि सीधे पात्र किसानों को दी जाती थी। यानी इस योजना के तहत जो किसान होते थे उनको कुछ राशि मुहैया कराई जाती थी। बाद में 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया। यानी एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में इसको लागू करने की घोषणा की गई। देश भर के किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप में से सभी लोग, आप में से बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर वर्ग से संबंधित होंगे, मैं भी किसान वर्ग से संबंधित हूँ, तो आपने देखा होगा आपके परिवार वालों के खाते में जो है 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें आई होंगी, तो वो इसी योजना के तहत आई हैं। ठीक है, दिसंबर 2020 में 2 साल पूरे होने के साथ ही भारत सरकार ने अब तक लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को लगभग 94,000 करोड़ रुपए का वितरण किया है इस योजना के अंतर्गत। पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो योजना प्रारंभ की गई थी वो थी श्री निकेतन योजना। ठीक है, श्री निकेतन योजना किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। टैगोर ने 1908 में कुछ युवक संघ यानी युवकों के कुछ ग्रुप्स बनाने प्रारंभ किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का एक ऐसा वर्ग बनाया जो ग्रामीण वर्ग के लोगों से संबंध बनाए रखे या उनकी समस्याओं को सुने। 1921 में श्री निकेतन में एक संस्था की स्थापना हुई जिसमें 8 ग्राम सम्मिलित थे, मतलब 8 गांवों को मिला करके श्री निकेतन में एक संस्था की स्थापना होती है। श्री निकेतन परियोजना का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन, यानी उनकी समस्याओं को समझना और समस्याओं को समझने के बाद में फिर उनका समाधान करना, निराकरण करना। ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, मतलब लोग एक दूसरे की मदद करें, मदद करने में अच्छा महसूस करें। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी हेल्थ में सुधार लाना और साधनों में विकास लाना, ये इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। अगला है, ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ई गवर्नेंस योजना जो थी आपकी 2006 में प्रारंभ की गई थी। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? मतलब इसका जो कह सकते हैं थीम क्या थी? जो 15वां वित्त आयोग था उसकी जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसका जो थीम था वो क्या था? तो ये था कोविड के दौरान वित्त आयोग। ठीक है, 15वें वित्त आयोग का जो रिपोर्ट शीर्षक था वो था कोविड के दौरान वित्त आयोग। 7वां क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या होगी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि आपकी 2020 से लेकर के 2022 तक होगी। 2 वर्षों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इसकी कुछ अतिरिक्त जानकारी है वो देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच नियुक्त, ठीक है, इस अवधि में जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। नए कर्मचारियों को उन लोगों के रूप में क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है जिनकी मासिक आय जो है वो 15,000 रुपये से कम है या जिन्होंने पहले EPFO में पंजीकृत नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल ने औपचारिक क्षेत्र में कम वेतन वाले श्रमिकों की पेंशन का खर्च उठाने के लिए 22,810 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको EPFO कहा जाता है, इसके माध्यम से मजदूरों को सब्सिडी देने की जो 2 वर्ष की योजना है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नवंबर 2020 में घोषित की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ही एक पार्ट है, इसका एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये थोड़ी सी मिस्टेक है, मई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मई यहाँ पे लग गया क्योंकि मैं बोल के टाइप करता हूँ, मोबाइल से ही
सारा काम होता है, तो आप तो देख लेंगे उसमें। 2021-22 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, में लिखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना किए जाने की योजना है। तो ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपए किए जाने की योजना है, मतलब 10,000 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि की गई है। इसका मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में सुधार लाने के लिए, ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए एक ढांचा या एक कह सकते हैं उनमें और ज़्यादा ग्रोथ दिखाने के लिए जो है सरकार कितना खर्च करेगी उस पर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोगों की जो भी मूलभूत समस्या हैं, चाहे सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, इन क्षेत्रों में कितना अधिक जो है पैसा खर्च किया जाना चाहिए। तो पहले इसका जो लिमिटेशन था वो 30,000 करोड़ रुपए था, इसमें 10,000 करोड़ की वृद्धि करते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन है अपना। 6 अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया है। ठीक है, तो 6 अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ। मतलब 2020-21 में क्या हुआ है, तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया है। और इसमें मतलब जो राज्यों को बांटा गया था, बड़े राज्यों को, मतलब जैसे राज्यों का जो विभाजन किया गया है वो 3 पार्ट्स में किया गया है। एक तो बड़े राज्य, एक छोटे राज्य और एक अपने यूनियन टेरिटरी जो भी होते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो उन बड़े राज्यों के ग्रुप में सबसे शीर्ष स्थान जिस राज्य को मिला है वो है गुजरात। ठीक है, इसकी कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। 20 सितंबर 2021 को, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक को किसने जारी किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, इस सूचकांक में राज्यों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यह सूचकांक 5 मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। मतलब किसी भी राज्य को शीर्ष राज्य का दर्जा देना या किस राज्य की जो रैंक है वो कितनी होगी, ये किसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। जो 5 मापदंड हैं या 5 मापदंड, उन्हीं को मापते हुए किसी भी राज्य की रैंक तैयार की जाएगी। ठीक है, तो वो 5 मापदंड कौन से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उनके नाम आप याद रखेंगे। मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन, खाद्य परीक्षण, अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण। ठीक है, बड़े राज्यों में शीर्ष 5 स्थान पाने वाले राज्य कौन से हैं। जो बड़े राज्यों की कैटेगरी में जितने राज्य आते हैं उनमें सबसे शीर्ष जो 5 राज्य हैं वो हैं गुजरात। सही, गुजरात का सबसे पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है, केरल का है। तीसरा तमिलनाडु का है। चौथा उड़ीसा का है। और अपना जो उत्तर प्रदेश है वो 5वें स्थान पर है। तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, यानी जो भी सूचकांक जारी किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। इस श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर कौन है बड़े राज्यों में, तो बिहार है। बिहार को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले राज्य कौन से हैं। छोटे राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला स्थान मिला है गोवा को, दूसरा स्थान है मेघालय का और तीसरा है मणिपुर का। छोटे राज्यों में सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, मिजोरम को। ठीक है, अब इसके बाद में देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले जो प्रदेश हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, इसको सबसे पहला स्थान मिला है। फिर दूसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरा है दिल्ली। ठीक है, अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो सबसे अंतिम स्थान जो है वो लक्षद्वीप को मिला है, 8वां स्थान। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको NSSO कहा जाता है, NSSO के द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, NSSO के द्वारा जो निर्धनता है उसको किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है उपभोग और व्यय। ठीक है, उपभोग और व्यय के आधार पर निर्धनता को मापा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन के लिए वित्त की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के करती हैं,
किस तरह की योजना कहलाती है। मतलब ऐसी कोई योजना है जिसमें जो भी फंडिंग की जानी है या जिसमें जो भी उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जो भी पैसा लगना है वो केंद्र सरकार का भी लग रहा है, राज्य सरकार का भी लग रहा है, तो उस योजना को क्या कहा जाता है? तो उस योजना को कहा जाता है केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? केंद्र प्रायोजित योजना। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ऐसी योजना जिसमें केंद्र का भी पैसा लगा हुआ है, राज्य का भी उसमें पैसा लग रहा है, राज्य का भी उसमें खर्चा हो रहा है, तो उसको राज्य प्रायोजित योजना नहीं कहेंगे, उसको केंद्र प्रायोजित यानी केंद्र के द्वारा प्रायोजित की गई योजना। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन के हेतु वित्त की व्यवस्था 100% केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, वह किस प्रकार की योजना कहलाती है? मतलब अब ऐसी योजना के बारे में बात हो रही है जिसका जो टोटल खर्चा है वो कौन उठाएगा? केंद्र सरकार उठाएगी। तो केंद्र सरकार जिस योजना का पूरा खर्चा उठाती है उसको कहते हैं केंद्रीय क्षेत्रक योजना। क्या कहते हैं उसको? केंद्रीय क्षेत्रक योजना। कहीं कहीं यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, जैसे आप सोच रहे होंगे, जैसे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जिस योजना का पूरा खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाएगा तो उस पर हो सकता है आप केंद्र प्रायोजित योजना उस पर लगा दें। ठीक है, तो केंद्रीय क्षेत्रक योजना उसको कहा जाएगा जिस योजना का पूरा खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। नए वर्ष की आयु, मतलब नए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है लिखने में, नया वर्ष नहीं है ये, यहाँ पे है किस वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो किस आयु वर्ग में जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं या ग्रामीण युवा होते हैं, तो किस आयु वर्ग के लोग ग्रामीण युवा कहलाते हैं? तो वो 15 से 35 वर्ष है। ठीक है, 15 से 35 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं या जो भी युवा हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वो युवा की कैटेगरी में आते हैं। आगे देखते हैं 16th क्वेश्चन। गिनी क्रमी, लॉ ऑफ फ्लोरेसिस आदि को समाप्त करने के लिए 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की गई थी। अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। भारत सरकार ने 1979 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन, जिसका नाम बदल करके बाद में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था, इसको अपनाया था। इसके तहत सरकार का लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। फरवरी 2006 में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता परीक्षण और रखरखाव कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत स्थानीय पंचायतों और ग्राम स्वच्छता समितियों की मदद से कार्यक्रम को सामाजिक भागीदारी के तहत लाने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम यानी एकीकृत जो वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर जनरली हम क्वेश्चन लगा देंगे, अगर हमने नहीं पढ़ा होगा तो जल ग्रहण की बात हो रही है तो हम जल शक्ति मंत्रालय लगा दें, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट नहीं किया गया है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP इसको कहा जाता है, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है। यह योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2009-10 में। यह देश में वर्षा जल या नीच भूमि के विकास के लिए 3 क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करने के बाद में 2009-10 से भूमि संसाधन विकास द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मतलब ये जो परियोजना थी पूरी एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, इसमें जो है 3 जो योजनाएं चल रही थी पहले से, उनको भी मर्ज कर दिया गया था। वो कौन कौन सी योजनाएं थी? एक तो थी मरुभूमि विकास कार्यक्रम जिसको DDP कहा जाता है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP। इन तीनों को जो है इसी योजना में मर्ज कर दिया गया था। अब इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। भूमि संसाधन विभाग के विभिन्न क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के एकीकरण द्वारा 2009-10 में ये स्टार्ट किया गया। इसमें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और जो तीसरा था, ठीक है, तीसरा कार्यक्रम कौन सा था? समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है, इन तीनों को जो है इसमें मिला दिया गया था। इसके अलावा इसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो लागत सहभाजन अनुपात है, कितना कितना खर्च करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो 90:10, मतलब 90% खर्चा केंद्र का होगा, 10% खर्चा जो होगा वो राज्य का होगा।
परियोजना लागत का 9% बिना संपत्ति वाले लोगों की आजीविका के विकास के लिए निर्धारित किया गया है और परियोजना लागत का 10% छोटे और सीमांत किसानों के लिए उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और सूक्ष्म जो छोटे उद्योग होते हैं उनको विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, IWMP के तहत एक परियोजना का औसत आकार लगभग 5000 हेक्टेयर होता है, जो सूक्ष्म जल क्षेत्र का एक समूह है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके लिए किसी भी परियोजना के लिए जो भूमि होनी चाहिए, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, वो 5000 हेक्टेयर होनी चाहिए। इसके अलावा संस्थान और क्षमता निर्माण किसी भी कह सकते हैं संस्थान के निर्माण के लिए कुल परियोजना लागत का 5% का एक हिस्सा राज्य, जिला परियोजना और ग्राम स्तर पर एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए और हितधारकों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह जमीनी स्तर के सामुदायिक संगठनों के रूप में प्राथमिक हितधारकों की भागीदारी को भी मजबूत करता है और इसका नाम बदल करके वर्तमान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना कर दिया गया है। इसके बाद में अगला देखते हैं, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, ये 1977, 78, 1977, 78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 19वां, आंगनवाड़ी केंद्र कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। तो ये 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए या उनको ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था। हालांकि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इसके जो 20 सूत्र हैं उनके बारे में नहीं बताया था, इसलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी है। ठीक है, बाकी का इसका पूरा जो भी है बहुत डिटेल में मैंने आपको पिछली जो सेशन हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम के जो 20 सूत्र थे उनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा सूत्र था जो उस 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो बात थी वो इसमें सम्मिलित नहीं था। अगर बात की जाए कि 20 सूत्री कमेटी के जो 20 सूत्र थे वो कौन कौन से थे, मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब है जो भी जनमानस है, लोग हैं या जो भी अपनी पब्लिक है, जनता है, उसका विकास किन मुद्दों को ध्यान में रख करके किया जाएगा, मतलब किन मुद्दों पर हमको काम करना है जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। तो वो थे गरीबी उन्मूलन, ठीक है, जनशक्ति, किसान मित्र, श्रमिकों का कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सबके लिए, जन जन का स्वास्थ्य जो है वो ठीक ठाक हो, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, ठीक है, इन सभी लोगों का क्या हो, कल्याण हो, SC ST या जो भी माइनॉरिटी वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा महिला कल्याण की बात भी इसमें की गई थी, बच्चों के कल्याण की बात भी इसमें की गई थी, युवाओं के विकास की बात इसमें की गई थी, गांवों के सुधार के बारे में बात की गई थी, पर्यावरण संरक्षण एवं वन विकास ये भी इसका एक मुद्दा था, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा, पिछड़ा क्षेत्र विकास और ई शासन। ये 20 जो बिंदु थे ये 20 सूत्री कार्यक्रम के 20 सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय एकता समिति का जो गठन हुआ था वो 1967 में हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था, ये 1986 में बना था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था, 1986 में बना था, इसको भी आपको याद रखना है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित है, तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान अपना लखनऊ में स्थापित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, समय समय पर जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कोई भी फालतू चीज़ें या फालतू प्रश्न आपको नहीं देता हूँ। अगर मैं पहले भी मैंने आपसे कहा था अगर मुझे वीडियो ही बनाने होते तो मैं डेली आपको कहीं से भी लपेट के 40-50 क्वेश्चन दे देता। बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, चाहे जहाँ से एक मतलब उसका फ़ोटो लिया, स्कैन किया और PDF बना के मैं आपको डिलीवर कर देता। लेकिन इसमें टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि सिलेबस तो लगभग कंप्लीट हो चुका है और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। उसमें से जो भी मुझे बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगते हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके प्रोवाइड कराता हूँ। तो किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है ग्राम समाज विकास की। ग्राम समाज विकास में निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करने वाले हैं और अभी तो काफ़ी टाइम है, आपको बहुत सारा मटेरियल मैं दे दूँगा। ऐसे ही 40-40 क्वेश्चन करके बहुत सारा मटेरियल आपके पास हो जाएगा और इसको पढ़ लोगे, पर्याप्त रहेगा, अच्छा स्कोर करोगे आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो भी कथन है इन पर विचार करना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है,
वो भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब परिवार का मुखिया या कमाऊ सदस्य होना चाहिए, पहला कथन। दूसरा है बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए। और तीसरा है इस योजना में बीमा जिस व्यक्ति का किया गया है उसके कक्षा 9 से 12 के बीच में पढ़ रहे 2 बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आम आदमी बीमा योजना मैंने आपको अलग से पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति जिसका बीमा किया जाना है या जो बीमाकृत व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, जिसके पास ज़मीन नहीं हो या कम हो और ग्रामीण कुटुंब परिवार से ये संबंध रखना चाहिए। इसके अलावा जो इसकी जो आयु वर्ग है वो 30 से 65 नहीं था, 18 से लेकर के 59 वर्ष, ठीक है, 18 से ज़्यादा 60 से कम, 18 से 59 वर्ष जो आयु वर्ग है इसका व्यक्ति होना चाहिए। तो ये दूसरा जो कथन है ये गलत है। और बाकी जो तीसरा है इसमें 9 से 12 के बीच में पढ़ रहे 2 बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है, तो ये कथन भी सही है। तो कुल मिलाकर के पहला और तीसरा ये 2 कथन इसके सही हैं, दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण DRDA जिसको कहते हैं, भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में किस तरीके से मदद करते हैं? ठीक है, तो DRDA देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, पहला कथन। दूसरा है DRDA विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का अध्ययन करते हैं और जब उनका अध्ययन हो जाता है तो उसके समाधान के लिए विस्तृत प्रयास करते हैं। तीसरा है निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। और तीसरा है निर्धनता रोगी कार्यक्रमों के लिए मिले कोर्स पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, ये वाला 2 वाला और 4, ये दोनों कथन इसमें सही हैं, क्योंकि जो DRDA होते हैं वो क्या करते हैं, निर्धनता जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसके अलावा कुपोषण की जो समस्या है इसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के बाद में फिर ये पता लगाया जाता है कि इसका समाधान किस तरीके से होगा। तो इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है समाधान के विस्तृत उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी निर्धनता को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन पर ये निगरानी रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इन प्रोग्रामों का, इन कार्यक्रमों का अच्छी तरीके से उपयोग हो, जिससे जो भी कह सकते हैं कि ज़रूरतमंद परिवार हैं या जो भी निर्धन वर्ग है उसको जो भी सुविधाएं इन कार्यक्रमों के जरिए मिलनी है वो ठीक तरीके से उनको मिल सकें। तो 2 और 4 इसके जो है सही ऑप्शन है। 2017-18 में महात्मा गांधी नरेगा जो मनरेगा है इसके अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी? तो इसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 40.6% थी। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, ठीक है, तो बीजों का वितरण तो इसमें नहीं किया जाता है, ना ही साख सुविधाओं को सुदृढ़ करने का काम इसमें किया जाता है और ना ही फसल की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करने का इसका काम है। इसका मुख्य काम है सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निदर्शन, ठीक है, फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है इसके बारे में ये काम करता है। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्र योग्य का विस्तार करना या फिर मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना या कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो जैसे इस योजना का नाम ही आप देखेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा कब हो सकता है? जब उसमें जो भी रासायनिक उर्वरक होते हैं, ठीक है, उनकी कम से कम यूज़ हो, उनका कम से कम उपयोग हो। जो भी रासायनिक उर्वरक होते हैं, रासायनिक खाद जो होती है उसका कम से कम उपयोग होगा तो मृदा का जो हेल्थ है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही है, यानी कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकने का जो कार्य है वो किसका है? राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, मतलब योजना बनाई जाती है। योजना बनाने के बाद में रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में ये पता लगाया जाता है कि किस पार्टिकुलर फील्ड के लिए कितने बजट की आवश्यकता है। तो बजट का आवंटन भी इसी पर डिपेंड होता है। तो कुल मिलाकर के डी ऑप्शन इसका सही है, उपयुक्त सभी। वित्तीय समावेशन शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष किया गया था?
आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 2005-06 में वित्तीय समावेशन को सबसे पहले यूज किया गया था। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री लीलाधर के अनुसार वित्तीय समावेशन समाज के वंचित और कम आय वाले लोगों को ऐसी लागत पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो उन पर भार या बोझ न बन सके। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है? वित्तीय समावेशन क्या होता है? जो समाज के वंचित वर्ग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनकी इनकम होती है वो कम होती है, तो उनको बैंकों से जो भी सुविधाएं उनके लिए लागू की जाती हैं, बैंकों से जो भी उनको सुविधाएं मिलने वाली होती हैं, उन बैंकिंग सुविधाओं को ऐसी दरों पर, ऐसी रेट्स पर उपलब्ध कराना जो कि उनके लिए भार या बोझ न बन सके। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधि, सुविधा प्रदाता तथा सरकारी और सहकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं वो कार्य कर रहे हैं। मतलब वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में कार्य कौन कौन कर रहा है? सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, ठीक है, वित्तीय संगठन, जो भी वित्तीय संगठन होते हैं गवर्नमेंट के, इसके अलावा व्यवसाय प्रतिनिधि, ठीक है, सुविधा प्रदाता जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इसके अलावा जो SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वे सभी वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य कर रहे हैं और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से या इन्हीं लोगों के माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की जो सेवाएं हैं वो पहुंच सकी हैं। आगे देखते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में की गई थी। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में। जिला ग्रामीण स्तर पर गरीबी को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी एजेंसी की आवश्यकता थी और इसी को ध्यान में रखते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन किया गया। इसका कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी अपशयन कार्यक्रमों को, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भी ऐसे कार्यक्रम चलाता है जो कि गरीबी को दूर करने के लिए चलाए जा रहे हैं, उनको प्रभावी रूप से धरातल पर उनको प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का कार्य जो होता है वो ग्रामीण विकास अभिकरण का होता है। यह योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, मतलब योजनाओं को चलाता है, योजनाओं की निगरानी करता है, उनका पर्यवेक्षण करता है और उनका मूल्यांकन करता है कि जिस पर्पज़ के लिए कोई योजना चलाई गई थी उसका कोई रिजल्ट हमको मिला है या नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं यह तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय तीनों भूमिकाओं को निभाता है। आगे देखते हैं, नितिन गडकरी द्वारा सितंबर 2021 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नागपुर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो जो परियोजना प्रारंभ की गई है वो है आई रास्ते, ठीक है। इस परियोजना का नाम क्या है? आई रास्ते। आई रास्ते परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र से किया है। इसे इंटेल इंडिया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नागपुर नगर निगम के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विकसित किया गया है। मतलब जो आई रास्ते परियोजना है इसमें किस किस की भागीदारी है? आपकी इंटेल इंडिया हो गई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद हो गया, IIT हैदराबाद, इसके अलावा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नागपुर नगर निगम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इन सभी के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। आगे देखते हैं, कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभियान को स्टार्ट किया है? तो जो अभियान स्टार्ट किया गया है उसका नाम है एक पहल, ठीक है। एक पहल अभियान को स्टार्ट किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान प्रारंभ किया है। टेली लॉ का अर्थ क्या है? टेली लॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह लेने के लिए या देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, ये कहाँ पर है? ये रायपुर में है, ठीक है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह संस्था 2012 में अस्तित्व में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में इस संस्थान के नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। इसी दौरान
प्रधानमंत्री ने 35 जलवायु अनुकूल फसल की किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से नहीं है। मतलब जो आपको नाम दे रखे हैं कौन कौन सा ऐसा है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं करता है। तो सींचपाल जो है इसका कोई संबंध नहीं है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से। बाकी अगर ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो या ग्राम पंचायत अधिकारी, इनके बारे में बात करें तो ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अपना सहयोग देते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया था तो वो झारखंड था। इसके बाद में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था तो ये 1982 में प्रारंभ किया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न जो है, भूमि सेना योजना किससे संबंधित है। भूमि सेना योजना बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने से रिलेटेड है। भूमि सेना योजना बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने से रिलेटेड है। तो ये हो गया आज का सेशन। इसमें हमने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और जो भी नए व्यूअर हैं जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा है या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से ग्रामीण विकास समाज का सिलेबस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कराया गया है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके 1 बाय 1 अभी काफ़ी समय है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं। अगर उनको आप कंप्लीट करना चाहें तो एग्ज़ाम से पहले तक आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी के जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, हमारे जो पुराने भाई हैं, वो इसको देखते रहें। सीरीज़ यहाँ से आती रहेगी और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी या जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके, वो मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।